हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज हम इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड क्लॉटिंग, जैसा कि आप पहले भी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ चुके होंगे, आज मैं इस वीडियो में इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा और मैं डिटेल से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। हम पहले भी जानते हैं कि ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा भी होता है, इसमें प्लेटलेट्स भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। ये सभी क्या है? ब्लड के कंपोनेंट हैं। तो जब किसी कारण से रक्त नलिकाएं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं और इसमें ब्लड के सभी कंपोनेंट इससे होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। तो किसी कारण से अगर जो ये रक्त नलिका कट जाते हैं और वहां से ब्लड का फ्लो होने लगता है, बाहर साइड यदि फ्लो होने लगता है, तब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जम जाता है और वो और भी ब्लड को बाहर आने से रोक देता है। तो ये जो ब्लड को जमने की प्रक्रिया है, ये ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। अब इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फिब्रिन प्रोटीन। फिब्रिन प्रोटीन ये क्या करता है, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन का थ्रेड, मतलब इसके धागे जैसी संरचनाएं मिल करके क्या करते हैं, जाल जैसी संरचना बनाते हैं। बहुत सारे जाल जैसी संरचना बनाते हैं और इस संरचना में क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं वो आकर के इसमें यहाँ पर इस जाल जैसी संरचना में आकर के रुक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। और ये जो जाल जैसी संरचना है, ये प्रोटीन का बना होता है और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, समय बीतने के साथ साथ ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, क्लॉट कर जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि ये जो जाल जैसी संरचना है जो कि फिब्रिन प्रोटीन का बना होता है, ये कैसे बनता है। अगर इस मैकेनिज्म को हम समझ जाते हैं तो हम लगभग क्लॉटिंग की पूरे मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। और हम इस वीडियो में इस फिब्रिन प्रोटीन का जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो जाल बना हुआ है, हम उसी को बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो करता है, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा होगा, ये सभी ब्लड क्लॉटिंग में काम करने वाले फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 13 फैक्टर हैं, मतलब कुल फैक्टर की संख्या तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, लेकिन 13वें फैक्टर तक है। यहाँ पर जैसे फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, 6 फैक्टर नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 और 13 है। सभी फैक्टर का नाम लिखा हुआ है। आप इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। मैं आगे जो समझाऊंगा उसमें सिर्फ फैक्टर का हम काउंटिंग के आधार पे ही बताऊंगा। नाम आप ये पहले ही आप नोट कर सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, जो कि फैक्टर नंबर 13 है। ये क्या करता है, फिब्रिन प्रोटीन को स्टेबल करने का काम करता है और यही फिब्रिन क्या करता है, जाल जैसी जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें भाग लेता है। इसके बाद आप पहले भी ब्लड क्लॉटिंग अगर पढ़े होंगे तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करने वाला एक प्रोटीन होता है। इसी प्रकार से आप फाइब्रिनोजेन का नाम भी आप सुने होंगे, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है और फाइब्रिनोजेन ही वास्तव में फिब्रिन में कन्वर्ट होता है या फिब्रिन का निर्माण करता है। और आगे हम अभी समझेंगे कि ये सभी फैक्टर कैसे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, मतलब कि यहाँ एक क्रम के अनुसार एक्टिवेशन चलता है, जिसे हम कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। मतलब कैस्केड रिएक्शन के साथ साथ ही ये सभी पूरे के पूरे फैक्टर एक्टिवेट होते जाते हैं और लास्ट में फाइब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन में बदलता है और ये फिब्रिन फिर क्या करता है, ये जाल जैसी संरचना बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है।
तो देखते हैं आगे कि कैसे ये काम कर रहा होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक तो है इंट्रिंसिक सिस्टम और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सिस्टम। एक्सट्रिंसिक सिस्टम जो है वो किसी बाहरी कारण से होता है, जबकि इंट्रिंसिक सिस्टम या मैकेनिज्म जो है वो ब्लड के इंटरनली कारणों से ये प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सिस्टम में। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले 12th नंबर का जो फैक्टर है, 12th फैक्टर है, वो एक्टिवेट होता है। यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में जो मैंने लाल रंग से किसी फैक्टर को लिखा है वो क्या है, इनएक्टिव है। जैसे ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। इसी प्रकार से जो ग्रीन कलर को मैंने डिनोट किया है या ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है वो क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ पे आप एक्टिव और इनएक्टिव में अच्छे से अंतर कर पा रहे होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर में या इंट्रिंसिक सिस्टम में, कि सबसे पहले 12th फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हुआ। ये एक्टिवेट होने के बाद यह फैक्टर क्या करता है, 12th फैक्टर क्या करता है, फैक्टर नंबर 11 को, 11वें फैक्टर को एक्टिवेट करता है। मतलब पहले 12th एक्टिवेट हुआ, 12th ने क्या किया, 11वें को एक्टिवेट किया, 11वें ने क्या किया कि 9वें को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं 11वें ने क्या किया, 9वें को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद 9वां फैक्टर एक्टिवेट जो हुआ वो क्या किया, 10वें नंबर फैक्टर मतलब 10th फैक्टर को ये एक्टिवेट करता है। यहाँ तक हम इस रिएक्शन को रोकते हैं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि 10वें नंबर फैक्टर को एक्टिवेट करने में 8वें नंबर का फैक्टर भी काम करता है। मतलब कि 9वें नंबर का फैक्टर और 8वें नंबर का फैक्टर मिल करके 10वें नंबर फैक्टर को मतलब 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम रुकते हैं और यहाँ से फिर हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर को देखते हैं या एक्सट्रिंसिक सिस्टम को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सिस्टम में क्या होता है कि किसी बाहरी कारक के प्रभाव से फैक्टर नंबर 3 जो है वो एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 3 एक्टिवेट होकर के क्या करता है कि 7th फैक्टर को, फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करता है। 3rd फैक्टर से 7th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। 7th फैक्टर क्या करता है कि 10th नंबर फैक्टर को वो एक्टिवेट करता है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक सिस्टम और एक्सट्रिंसिक सिस्टम, ये पूरी की पूरी जो दो प्रक्रिया है वो एक जगह पर आकर के दोनों कॉमन पाथवे को फॉलो करता है। मतलब हर हाल में दोनों को 10th फैक्टर को एक्टिवेट करना होता है। यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और जब 10th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो दोनों के लिए फिर कॉमन पाथवे चलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है, 12th फैक्टर, 11th फैक्टर, 9th फैक्टर और 8th फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक सिस्टम में 3rd फैक्टर और 7th फैक्टर ही इसमें भाग लेता है और वो फिर 10th फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10th फैक्टर एक्टिवेट है। अब हम इसके आगे के फैक्टर को देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट करता है। ये 10th फैक्टर क्या करता है, दूसरे फैक्टर मतलब सेकंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करता है। और फैक्टर नंबर 2 का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ आप स्पष्ट नाम देख पा रहे होंगे, प्रोथ्रोम्बिन। तो फैक्टर नंबर 10 क्या करता है, फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बनाता है। ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर थ्रोम्बिन जो है वो दो पाथवे को फॉलो करता है। पहला तो क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 1 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर नंबर 1 का नाम है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन को ये एक्टिवेट करता है और फिब्रिन बनाता है। फिब्रिन प्रोटीन जो है वो जाल जैसी संरचना को बनाने के लिए काम करता है। जबकि थ्रोम्बिन का जो दूसरा रास्ता है वो क्या है, फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करता है। ये 13 फैक्टर यहाँ एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि फैक्टर नंबर 2 जो है वो फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 13 को भी दोनों को एक्टिवेट करता है। और ये दोनों जो मिल जाता है तब फिब्रिन थ्रेड का निर्माण करता है, जो कि जाल जैसी संरचना को बनाता है।
एक बार मैं इसे पूरी तरीके से क्लियर करके फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ 12th चला, 12th एक्टिवेट हुआ, फिर 11th एक्टिवेट हुआ, फिर 11th एक्टिवेट हुआ, फिर 9th एक्टिवेट हुआ, इसके बाद 10th एक्टिवेट हुआ। 10th ने सेकंड नंबर फैक्टर को एक्टिवेट किया, सेकंड ने 1 को एक्टिवेट किया और इसने 13 को एक्टिवेट किया, और दोनों मतलब एक्टिवेटेड फर्स्ट फैक्टर और 13 फैक्टर दोनों मिलकर के फिब्रिन थ्रेड का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी क्या होता है कि पहले थर्ड नंबर का एक्टिवेट हुआ और उसने 7 को एक्टिवेट किया, और 7 ने फिर 10 को एक्टिवेट किया, फिर कॉमन पाथवे को वो फॉलो करते चले जाते हैं। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि भाग लेता है। वो फैक्टर क्या है? फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 को हम क्या कहते हैं? Ca++, मतलब कैल्शियम आयन जो है वह भी भाग लेता है, जो कि फैक्टर नंबर 4 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैल्शियम का क्या रोल है, मतलब इस पूरी क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में कैल्शियम का क्या रोल है, ये हम देख लेते हैं। देखते हैं कैल्शियम आयन जो है वो फैक्टर नंबर 10 के एक्टिवेशन में काम करता है। मतलब कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर कैल्शियम आयन का योगदान होता है, मतलब ये 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने में कैल्शियम का योगदान है, मतलब कैल्शियम आयन भाग लेता है। इस पाथवे के अनुसार भी अगर 10th का एक्टिवेशन होता है तब भी यहाँ पर कैल्शियम भाग लेता है। इसके बाद फैक्टर नंबर 2 के एक्टिवेशन में, मतलब जब 10 जो एक्टिवेट हो गया, जब ये सेकंड फैक्टर मतलब फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करेगा, तब भी यहाँ पर कैल्शियम का रोल होता है, मतलब कैल्शियम यहाँ भी भाग लेता है। इसके बाद फैक्टर नंबर 13 और फैक्टर नंबर 1 के एक्टिवेशन में भी, मतलब कि यहाँ पर भी कैल्शियम का इम्पोर्टेंस है और यहाँ पर भी कैल्शियम का इम्पोर्टेंस है, मतलब फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 13 के एक्टिवेशन में कैल्शियम भाग लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करने में कैल्शियम भाग लेता है। तो सबसे पहले तो फैक्टर नंबर 10 के एक्टिवेशन में भाग लेता है, उसके बाद फैक्टर नंबर 2 के एक्टिवेशन में भाग लेता है, फिर फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 13 के एक्टिवेशन में भाग लेता है। अगर जो ये कैल्शियम आयन नहीं रहे तो ये फैक्टर 10, 2, 1 और 13 एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिब्रिन थ्रेड का निर्माण नहीं हो पाएगा और वह ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो मुझे आशा है कि आप कैल्शियम की इम्पोर्टेंस को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरी प्रक्रिया में मैंने फैक्टर नंबर 5 को कहीं नहीं लिखा है। तो फैक्टर नंबर 5 का क्या योगदान है, तो मैं बता दूं आपको कि जब फैक्टर नंबर 10 फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिनेज है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज को बनाने के लिए फैक्टर नंबर 5 का जरूरत पड़ता है। तो मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए फैक्टर नंबर 5 का भी यहाँ पर रोल होता है। तो आप कैल्शियम के रोल को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि क्लॉटिंग में अगर कैल्शियम है तो विटामिन के का क्या रोल होता है। मतलब कि इन सभी फैक्टर के होते हुए भी कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, और इसी प्रकार से विटामिन के का भी रोल क्लॉटिंग में है। तो विटामिन के का क्या काम है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। विटामिन के क्या है? 3 प्रकार का होता है। एक तो विटामिन K1 है, K2 है और K3 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो विटामिन K1 है, K2 है और K3 है। ये विटामिन क्या करता है? ये विटामिन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस में अपना योगदान देता है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 के सिंथेसिस में,
और 7 के सिंथेसिस में, और किसके सिंथेसिस में, 9 के सिंथेसिस में, और 10 के सिंथेसिस में। मतलब ये 4 फैक्टर के सिंथेसिस में क्या करता है, विटामिन के का रोल होता है, K1 हो या K2 हो या K3 हो। तो इन विटामिन के का योगदान है इन सभी के सिंथेसिस में। और ये विटामिन के कैसे काम करता है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम तभी काम कर पाएगा जब इसे कोफैक्टर के रूप में विटामिन के मिलेगा। तो विटामिन के क्या है, इस एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम करता है। और ये गामा कार्बोक्सिलेज क्या होता है कि फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को एक्टिवेट करता है या सिंथेसिस करता है। इन सभी फैक्टर को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और कौन सी प्रक्रिया से सिंथेसिस करता है, कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया करता है। कौन सा प्रक्रिया, कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि COO- इस ग्रुप को उस पर ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगा तब तक इन सभी फैक्टर का सिंथेसिस नहीं होगा। और इन सभी को करने के लिए, मतलब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस एंजाइम का योगदान होता है। और इस एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में, मतलब इस एंजाइम को क्रिया करने के लिए विटामिन के का योगदान होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो ये जो एंजाइम है गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ये काम नहीं कर पाएगा। और इसके बिना क्या होगा, ये 4 फैक्टर काम नहीं करेंगे या इसका सिंथेसिस नहीं होगा। जब ये चारों का सिंथेसिस नहीं होगा तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अपना योगदान दे रहा था। देखिए यहाँ पर कि कौन कौन था। एक तो फैक्टर नंबर 2 है जो कि प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं बनेगा तो आगे की प्रक्रिया नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर जो फैक्टर नंबर 7 नहीं बनेगा जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में भाग ले रहा था, तो यहाँ से ये प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से फैक्टर नंबर 9 जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा था, ये भी एक सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और लास्ट में है फैक्टर नंबर 10 जो कि दोनों पाथवे को जोड़ने का काम कर रहा था। यहाँ से ही कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है। तो फैक्टर नंबर 10 भी अगर सिंथेसिस नहीं होगा तब क्लॉटिंग का आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि विटामिन के का क्या रोल है ब्लड की क्लॉटिंग में। तो मैंने आज इस वीडियो में क्लॉटिंग की पूरी मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश किया और इसमें कैल्शियम और विटामिन के रोल को भी समझाने की कोशिश किया। मुझे आशा है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। यदि आपको ये समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।